नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और चलिए बुलेटिन का आगाज करते हैं। उत्तराखंड सरकार प्रदेश में दिसंबर महीने में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों में जुटी हुई है और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि राज्य के लिए यह बड़ा अवसर है। सरकार इस समिट के माध्यम से निवेश बढ़ाने के साथ साथ युवाओं को भी रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। सरकार लगातार इस दिशा में प्रयासरत है और आपको बता दें कि राज्य सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया है और इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। एक हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है और इस अवसर को हम लोग पूरी तरह से उत्तराखंड राज्य के हित में, यहाँ के रोजगार के लिए, यहाँ के निवेश के लिए, लोगों की बहुत संभावनाएं हमारे सामने आई हैं, बहुत सारे उनके प्रस्ताव आए हैं। उन सभी के अनुरूप हम काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि ये हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट ऐतिहासिक होगा और एक बड़ा निवेश आएगा और बड़े निवेश के साथ उत्तराखंड के नौजवानों को, युवाओं को उत्तराखंड के अंदर रोजगार के लिए भी एक बड़ा अवसर इससे पैदा होगा। तो वहीं हरिद्वार के आपदा प्रभावित किसानों के मुद्दे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। इस दौरान हजारों की संख्या में हरिद्वार के किसानों ने देहरादून पहुंचकर इस विरोध प्रदर्शन में शिरकत की। किसानों ने सरकार के सामने अपनी मांगें रखी हैं और इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार से किसानों के लिए 4 मांग की। उन्होंने कहा कि किसानों को 10,000 रुपए प्रति बीघा मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही किसानों का पिछले 6 महीने का बिजली और पानी का बिल माफ किया जाए। इसके अलावा गन्ना मिल की किसानों का बकाया भी जल्द से जल्द हो। साथ ही किसानों के कर्ज की वसूली स्थगित की जाए और ब्याज माफ किया जाए। ये किसानों का दर्द है जिसको हम लेकर के चल रहे हैं। ये किसानों का दर्द है जिसको लेकर के चल रहे हैं। संघर्ष किसानों के लिए संघर्ष। और 15-20 अक्टूबर तक यदि किसानों की मांग नहीं मानी गई तो हम नेशनल हाईवे और फिर देहरादून। प्रमुख मांग आज की यही मांग है कि उत्तराखंड का वो भूभाग जहां गन्ना पैदा होता है, इस बरसात के सीजन में अतिवृष्टि के कारण, बाढ़ के कारण वो तमाम गन्ने की खेती समाप्त हो गई। लोग उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी और उत्तराखंड सरकार है कि सुनने को तैयार नहीं है। जो प्रधानमंत्री जी कहते थे कि हम किसानों की आय को दोगुना करेंगे, आज जो स्वाभाविक आय किसानों की थी वो भी नहीं हो पा रही है। लोग परेशान हैं और शासन प्रशासन, मुख्यमंत्री सुनने को तैयार नहीं है। वो सुन सकें, वो नींद से जाग सकें, इसलिए हरीश रावत जी के नेतृत्व में तमाम हमारे हरिद्वार के विधायक ममता राकेश जी यहाँ पर हैं, तमाम विधायक लोग यहाँ पर हैं। इन सब के नेतृत्व में आज इस बात के लिए कि उन गन्ना किसानों को जिनको नुकसान हुआ है उचित मुआवजा मिले, हम सब लोग मुख्यमंत्री आवास घेराव कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जागें। जिस तरह से शोषण प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है बहुत ही गलत है और किसान परेशान है। आज किसान की स्थिति ऐसी हो गई है कि चारों तरफ से एक तो अतिवृष्टि की मार है और दूसरे महंगाई की मार है। चाहे हमारे किसान भाइयों की रासायनिक खाद हो, चाहे कीटनाशक दवाइयां हो, सबके दाम आसमान छू रहे हैं। और अतिवृष्टि के कारण किसान भाइयों की, हरिद्वार की, उधम सिंह नगर की, पूरे प्रदेश का किसान बदहाल हो चुका है, तंगहाल हो चुका है। हम खुशहाली की बात करते हैं, जब तक हमारे देश का किसान खुशहाल नहीं रहेगा तब तक खुशहाली की बात करना पूरे प्रदेश की एक तरह से बेईमानी होगी। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास पर कांग्रेस के घेराव को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने गन्ना किसानों के भुगतान के साथ आपदा में प्रभावित किसानों को भी भुगतान किया है और इसके बावजूद अगर किसानों को कोई समस्या है तो सरकार उनसे बातचीत के लिए तैयार है। गन्ना किसान हो या हमारे अन्य किसान हो, धान के किसान हो, सभी किसानों के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। हम काम कर रहे हैं और किसानों का हमने समयबद्ध तरीके से भुगतान किया है, गन्ना किसानों का भुगतान किया है। चरणबद्ध तरीके से हम काम कर रहे हैं। अभी अगर चूँकि कहीं पर भी कोई ऐसी स्थिति हो कि जिससे किसानों को किसी प्रकार की परेशानी हो रही है तो हम लोग वार्ता करने के लिए हमेशा किसानों के लिए तैयार हैं। बागेश्वर सीट से नवनिर्वाचित विधायक पार्वती दास ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण की।
आपको बता दें, विधानसभा स्थित कार्यालय विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने विधायक को शपथ दिलाई और इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल भी मौजूद रहे। उत्तराखंड का एकमात्र सबसे बड़ा आयोजन 8वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आगाज 22 सितंबर से देहरादून में स्थित सिल्वर सिटी से हो चुका है। तो वहीं राजधानी के निजी होटल में फिल्म अवार्ड कार्यक्रम के दौरान पिछले साल की तरह इस साल भी कई सितारों, फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर आदि से उत्तराखंड की जनता रूबरू हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल और सुबोध उनियाल ने शिरकत की। तो वहीं कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना पर नृत्य प्रस्तुत कर और दीप प्रज्वलित करके हुई। आपको बता दें कि इस फिल्म फेस्टिवल में मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी पहुंची। गदर 2 में पाकिस्तान विलन का बेहतर किरदार निभाने वाली मनीष बाधवा, अभिनेता विनय पाठक सहित कई लोग मौजूद रहे। बहुत अच्छी बात है ये फेस्टिवल्स होने, यानी हमारे सिनेमा को कितना आगे लेके जाया जा रहा है, वो भी इंटरनेशनल, यानी जगह जगह से फिल्में आई हैं। मैं चाह रहा था कि मैं सारी फिल्में देख पाऊँ, बस टाइम का कुछ शॉर्टेज है, क्योंकि आप जितना देखते हैं सिनेमा उतना सीखते हैं, ये हमारे लिए है। और बाकी जितने सारे लोग आ रहे हैं जो इसमें पार्ट ले रहे हैं, सबको बहुत बहुत बधाई। बहुत शानदार, और जितना उत्साह और तालियां, हिम्मत, हौसले लोगों ने बढ़ाए, साथ में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जिस तरह से सहयोग भी किया, और अपने जैसा इंसान अपने बच्चे को प्यार करता है, उसी तरह से सरकार ने कलाकारों को, कला की महत्ता को, कला के इम्पोर्टेंस को, कला के प्रति जो आकर्षण है उत्तराखंड के खासतौर से नौजवान युवक युवतियों को, उनको प्रोत्साहित करने के लिए न सिर्फ यहाँ शूटिंग की फैसिलिटी बढ़ाने का फैसला लिया है। देखिए, जैसा कि मैं हूँ उत्तराखंड की बेटी हूँ, तो उत्तराखंड में जो भी होता है सांस्कृतिक एटलीस्ट उसमें मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हमेशा, जैसा आपने कहा, शिरकत करूँ। और वैसे भी मैं मौके ढूंढती हूँ देहरादून आने के, क्योंकि मुझे अपने, जैसे कहते हैं कि देश, जैसे हम लोग तो विदेश में है, बम्बई में रहते हैं, तो इतनी याद आती है, खुद लगती है हमारे पहाड़ के। तो जैसी मौका मिलता है तो मैं दौड़ी चली आती हूँ। लगभग हर महीने, हर दूसरे तीसरे महीने कोई ना कोई बहाने, नहीं तो खुद ही अपने परिवार से मिलने के लिए आ जाती हूँ। गुजरात में बीते सालों कैनाइन डिस्टेंबा बीमारी से 21 शेर काल के गाल में समा गए थे। कैनाइन डिस्टेंबा डॉग्स की ओर से फैलने वाला रोग है जो मांसाहारी जीवों में फैलता है, जिसको लेकर अब कार्बेट प्रशासन उत्तराखंड में पहली बार इस पर रिसर्च करने जा रहा है, जिसके लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जा रहा है, जिससे कि कार्बेट के बाघों और गुलदारों को सुरक्षित रखा जा सके। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व लैंडस्केप में जो कैनाइन डिस्टेंपर वायरस है, इसके संबंध में इसके मूल्यांकन और इसकी मॉनिटरिंग और इसके क्या इम्पैक्ट वाइल्ड लाइफ पे पड़ते हैं, इस संबंध में एक प्रोजेक्ट हम भारत सरकार को सबमिट करने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य ये होगा कि जो टाइगर रिजर्व की परिधि के बाहर जो कैनाइन्स हैं या जो डॉग्स हैं, इनके माध्यम से कैनाइन डिस्टेंपर वायरस स्प्रेड होता है, और अल्टीमेटली जो पार्क के अंदर टाइगर्स या इस लैंडस्केप में जो टाइगर्स और लेपर्ड्स घूम रहे हैं, उन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इस बिंदु पर यह स्टडी आधारित होगी। तो वहीं शहर में सीवर की सफाई हमेशा से ही एक बड़ी चुनौती रही है। इस समस्या ने निजात दिलाने को लेकर एक नई तकनीकी सीवर सफाई मशीन देहरादून स्थित जल संस्थान ने मंगाई है। इसमें खास बात यह है कि यह मशीन रोबोट तकनीक पर आधारित है। इसमें रिमोट कंट्रोल के माध्यम से इसे ऑपरेट किया जाता है। और इस दौरान सहायक अभियंता राघवेंद्र डोभाल ने कहा कि जल संस्थान और स्मार्ट सिटी के माध्यम से सीवर सफाई रोबोटिक मशीन का प्रोक्योरमेंट अभी गतिमान है। जल संस्थान में और स्मार्ट सिटी के माध्यम से रोबोटिक क्लीनिंग मशीन, सीवर क्लीनिंग मशीन का प्रोक्योरमेंट अभी गतिमान है, जिसके आने के पश्चात जो है, अभी भी थोड़ा बहुत मैनुअली हमारे यहाँ वैसे तो होता नहीं है,
बट जो मशीन हमें बड़ी बड़ी मशीन होती हैं छोटी छोटी गलियों में जा नहीं पाती हैं, वो रोबोटिक की मशीन से हम सीवर मैनहोल चैम्बर जो हैं उनको क्लीन कर सकते हैं फिर आने वाले टाइम पे। तो ये जल्दी ही प्रोक्योरमेंट इसके अभी चालू है और प्रोक्योरमेंट के बाद आपका ये जल्दी ही हमारा मतलब देहरादून में और हमारे उत्तराखंड में ये चालू हो जाएगा। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते और रुख करते हैं 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों का। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने किया सीएम आवास का घेराव, किसानों की समस्या को लेकर खोला मोर्चा। हल्द्वानी में ग्रामीणों ने खाद्य विभाग पर लगाया आरोप, चावल की गुणवत्ता पर खड़े किए सवाल, जांच की भी मांग की। रुड़की नगर निगम में एम्स चिकित्सकों ने अंगदान के प्रति लोगों को किया जागरूक, सेवा पखवाड़े के तहत कार्यक्रम में पहुंचे डॉक्टर। हल्द्वानी में लगातार बढ़ रहा आवारा पशुओं का आतंक, पिछले 6 महीने में 100 से ज्यादा मामले आए सामने। देहरादून में हाउस टैक्स न देने पर नगर निगम ने जारी किया नोटिस, 600 लोगों को दी गई ड्यू डेट से पहले टैक्स भरने की चेतावनी। हरिद्वार में श्री चंद भगवान की जयंती पर शोभा यात्रा में स्वामी रामदेव ने लिया हिस्सा। रामदेव ने सनातन पर बयानबाजी का किया विरोध, कहा भेदभाव और दोष से मुक्त है सनातन। देहरादून में डेंगू ने पसारे अपने पांव, मरीजों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी, बीमारी की वजह से बकरी के दूध की बढ़ी डिमांड। हरिद्वार में लोकतांत्रिक जनमोर्चा की ओर से निकाली गई महारैली, हजारों की संख्या में किसान होंगे शामिल, मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपेंगे ज्ञापन। रामनगर में पर्यटन कारोबारियों ने किया विरोध, डे विजिट के रेट 3 गुना करने पर जताई नाराजगी, कॉर्बेट डायरेक्टर से की मुलाकात। देहरादून के बसंत विहार में गैराज में लगी आग, जान माल का कोई नुकसान नहीं, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। बुलेटिन में आगे बढ़ते रुख करते हैं और खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान करने वाली नारी शक्ति वंदन विधेयक के लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास होने पर प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि देश में मातृशक्ति के उत्थान की दिशा में यह सराहनीय कदम है, तो वहीं प्रदेश की मातृशक्ति की ओर से प्रधानमंत्री मोदी का इसके लिए आभार प्रकट किया गया। प्रधानमंत्री जी का मैं देवभूमि उत्तराखंड की तरफ से, मातृशक्ति की तरफ से, उत्तराखंड वासियों की तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूं कि देश के आज़ादी के बाद मातृशक्ति के उत्थान के लिए उन्होंने ऐतिहासिक काम किया है। निश्चित रूप से हमारी मातृशक्ति को, माताओं बहनों को अब हर क्षेत्र में आगे आने का अवसर मिलेगा। ये अपने आप में ऐतिहासिक निर्णय है, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।